हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज जो कि अपकमिंग एचपीएस 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक्स रहेंगे वो मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे एंड आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी वेरी इजी। अगर आपने बेसिक पॉलिटी भी रीड करी है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाय एंड बाय जैसे जैसे हमारे सेशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन नाउ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? आपके पास ऑप्शंस है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बहुत ही बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। आई होप अगर आपने एक बारी भी पॉलिटी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। नाउ एज यू नो, एचएएस जरूर कहीं ना कहीं आपसे पार्ट्स या स्केड्यूल से क्वेश्चन पूछता है। रीसेंट पेपर जो अलाइड का पेपर हुआ था वहां पर भी आपको पार्ट्स एंड स्केड्यूल से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। इजियर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आज का सेशन इजी टॉपिक्स पे ही है। आज जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिन्होंने एक बार पॉलिटी भी पढ़ी है उनके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, राइट? वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। नाउ अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में आपको यूनियन एंड टेरिटरीज देखने को मिलता है। बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की गई है। जब हम पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप। किससे डील करता है? सिटीजनशिप से डील करता है। पार्ट 3 की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट से डील करता है। पार्ट 4 की बात करते हैं तो वो डीपीएसपी से डील करता है ना। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट से, इसीलिए आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा बन जाता है? इट इज पार्ट 3 विच इज ऑप्शन बी, राइट? क्लैरिटी है, सिंपल है ना। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये आर्टिकल्स 12 to 35 डील करते हैं। 12 से लेकर 35 तक आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। एंड फंडामेंटल राइट्स की जब बात करी जाती है इट इज नोन एज द कॉन्शियस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अगर हम आर्टिकल 32 की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आपको आर्टिकल 32 में क्या देखने को मिलते हैं? रिट्स, राइट? सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस है द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट और द सुप्रीम कोर्ट। अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आपसे सीईसी के बारे में पूछा गया है। एंड रिसेंटली आपको इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला था क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें से कुछ सिंपल क्वेश्चंस और कुछ टीडियस क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस भी बनेंगे। बाय एंड बाय जैसे जैसे हमारे सेशंस चलते रहेंगे वहां पर आपको डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। दिस इज बेस 1। बेसिकली हम पहले स्टेप पे पहुंचे हैं। जैसे जैसे हम स्टेप्स इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सीईसी को कौन अपॉइंट करता है? वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज द प्रेसिडेंट। देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, देखो इजी है याद रखना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आपको देखने को मिलती हैं वो सारी ही कौन अपॉइंट करता है? इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीईसी या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? इट इज द प्रेसिडेंट, राइट? अब आर्टिकल नंबर कौन सा डील करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज 324। नाउ 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करेंगे सीईसी को। नाउ यहां पर जो सीईसी है वो बेसिकली ओवरसी करते हैं ईसीज को। बेसिकली कह सकते हैं ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। आपको ये 3 मेंबर बॉडी देखने को मिलती है, याद रखना है। इट इज अ 3 मेंबर बॉडी जिसमें आपको सीईसी प्लस 2 ईसीज देखने को मिलते हैं ना। आपके लिए होमवर्क है, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जब हम सीईसी की बात करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीईसी एंड ईसीज क्या एग्जिस्ट करता है, राइट? इनके बारे में जो भी की इंफॉर्मेशन आपको पता है आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी?
मतलब डीपीएसपी का पार्ट कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। अगेन डीपीएसपी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाई द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ए है आपके पास इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, right to education, promotion of international peace and security, protection and improvement of environment. So आपसे चार स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, आपको सिंपली इन चारों में से बताना है कौन सा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है राइट टू एजुकेशन। ना देखो, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया जाता है। और कहां पर ऐड किया जाता है? आर्टिकल 21A। तो राइट टू एजुकेशन जो 86th अमेंडमेंट से आपको देखने को मिलता है, ये किसके लिए है? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। तो राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। सो आपसे क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, तो दैट इज राइट टू एजुकेशन, राइट। सो आप यहाँ देख सकते हैं राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो 86th अमेंडमेंट से आपको देखने को मिलता है। जो अदर है वो आपको डीपीएसपी का पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51, ठीक है। ऐसी प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट आर्टिकल 48। सो बेसिकली आपको यहाँ पर आर्टिकल्स याद रखने हैं डीपीएसपी के, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आंसर क्या बन जाता है? दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in A, the President of India, 2, the Chief Justice of India, the Parliament or the Law Commission. So आपसे पूछा गया है कि अगर हमें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इंक्रीज करना है तो वो पावर किसके पास एग्जिस्ट करती है? अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज दी पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 124 क्लॉज 1। देखिए आर्टिकल्स भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएएस में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि इस आर्टिकल में क्या डील करते हैं। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 डील्स विद कि पार्लियामेंट के पास पावर है, जजेस कितने होंगे। प्रेजेंटली आपको कितने जजेस देखने को मिलते हैं? 34 जजेस, जिसमें आपको 1 CJI विच इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर 33 जजेस देखने को मिलते हैं। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंक्रीज करे डिक्रीज करे द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सो प्रेजेंटली कितने हैं? 34 जजेस, याद रखना है, 1 CJI एंड 33 अदर जजेस। नेक्स्ट, अब आपसे अगेन होमवर्क का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, व्हाट आर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जरूर लिखने हैं। देखिए ऐसे ही बाय एंड बाय करके आप सीखेंगे। जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आ जाती है, अपॉइंटमेंट की बात आ जाती है, वही क्वेश्चंस थोड़े टफ बन जाते हैं। सो बेसिकली आप जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली आप एडिशनल टॉपिक्स को भी रेफर करते रहें। सो बेसिकली आपसे होमवर्क पूछा गया है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पर जो CJI है या आपको अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस देखने को मिलते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दिस यू हैव टू राइट। एंड व्हाट इज द रिमूवल प्रोसीजर, रिमूवल प्रोसीजर क्या है इनका, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। आपके पास ऑप्शन है, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आता है कहीं ना कहीं आपको शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और 8th शेड्यूल, राइट। सो अगेन 12 शेड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको टिप्स पे होना चाहिए। सो आई होप आपने अभी तक याद कर लिया होगा। निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। सो अगर आपको ये निमोनिक याद है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए 1 से 12 लेकर जो शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अलाइड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, HAS में भी बार बार क्वेश्चन मैच द कॉलम की फॉर्म में आपको पूछा जाता है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए।
ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है 7 शेड्यूल, क्योंकि 7 शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ना जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों की पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, यूनियन की भी और स्टेट की भी। अब जो रेजिडरी पावर्स हैं, याद रखना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिडरी पावर्स हैं वो किसके पास लाई करती हैं? इट लाइज विद द यूनियन और द सेंटर। सेंटर या यूनियन के पास आपको देखने को मिलती है, एंड दिस इज द यूनिटरी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रेजिडरी पावर्स किसके पास हैं? इट लाइज विद द सेंटर। क्लैरिटी है? तो आप देख सकते हैं जो 7 शेड्यूल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लाई करता है, यूनियन और स्टेट्स के पास क्या क्या पावर्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। क्लैरिटी है? एज आई हैव टोल्ड यू, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है जितने भी आपको 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू द निमोनिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिए शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 12 तक क्या क्या एग्जिस्ट करता है। राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। सो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल्स 352, 356, 360 और 368। राइट, सो आपसे नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है ना। एज यू नो, आपकी नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? आर्टिकल 352। देखिए, जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं 3 ग्राउंड्स पे लगाई जाती है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? दैट इज वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। देखिए, जो आर्म्ड रिबेलियन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पार्ट नहीं था, इट वॉज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। इससे पहले आपको आर्म्ड रिबेलियन की जगह क्या देखने को मिलता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, वहां पर आपको इंटरनल डिस्टर्बेंस पे क्या लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी। तो आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन इससे पहले कौन सा एग्जिस्ट करता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 3 ही कंडीशंस में आज आपको नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 352। कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है। विद इन 1 मंथ आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अप्रूवल चाहिए। कैसी अप्रूवल चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। राइट, सो आपके 3 ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है जी, सो आंसर क्या हो जाता है? 352। 356 के तहत आपको स्टेट्स इमरजेंसी या जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है वो लगता हुआ दिखता है, एंड आर्टिकल 360 के तहत आपको क्या देखने को मिलता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों ही इमरजेंसीज आपको याद रखनी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल या जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, एंड 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लैरिटी है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपको कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है ये हमने किससे बोरो किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और इज इट डी आयरलैंड। राइट, तो इन चारों में से आपको ऑप्शन बतानी है कौन सी करेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से बोरो की है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं कि बोरोड फीचर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमने बोरो किया है। सो आपसे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, सो ये जो कॉन्सेप्ट कॉन्करेंट लिस्ट का देखने को मिलता है, एज यू नो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर पावर्स दोनों की एग्जिस्ट करती हैं, सेंटर एज वेल एज स्टेट, दोनों ही लेजिस्लेट कर सकती हैं। दिस इज द कॉन्करेंट लिस्ट। एज यू नो ये आपको 7th शेड्यूल में देखने को मिलता है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। सो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट की फिलॉसफी है ये हमने कहाँ से डिराइव की है, कहाँ से बोरो की है? इट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लैरिटी है? ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें बोरो की हैं, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। डन। Let's move to another question, that is question number 8. Question number 8 है, which one of the following writs can be issued by the courts to compel a public authority to perform its duty? आपके पास options है habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto. Now as you know
हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 इज नोन एज द हार्ट एंड कॉन्शियंस और हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑब्वियस सी बात है, ये रिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप HAS का पेपर भी देखेंगे, प्रीवियस पेपर, वहां पर रिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस टाइम किसकी बात कर रहे हैं, जो कोर्ट्स हैं वो कंपेल कर सकती हैं किसी पब्लिक ऑफिशियल को कि वो अपनी ड्यूटी करे। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। और राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। सो बेसिकली यहां पर एक पब्लिक अथॉरिटी को क्या दिया जा सकता है, डायरेक्ट करने को बोला जाता है कि आप अपनी एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको अपना फंक्शंस, ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। तो दिस इज वी कमांड, राइट। सो मैंडमस के थ्रू आप यहां पर पब्लिक ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने को कह सकते हैं। क्लैरिटी है। नाउ हेबियस कॉर्पस की बात करते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। मैंडमस की बात करते हैं वी कमांड। प्रोहिबिशन की बात करते हैं टू फॉरबिड, रोकना, ठीक है। और कोवरंटो की बात करते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी। सो पब्लिक ऑफिस अगर आपने कोई यूसर्प किया है, इलीगल यूसर्पेशन है, तो यहां पर आप क्या करवा सकते हैं, इशू करवा सकते हैं कोवरंटो, राइट। क्लैरिटी है। तो ये आपको जो आपकी जो रिट्स आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपके होमवर्क के लिए क्या है, देखिए हमने अभी मैंडमस के बारे में पढ़ा, तो आपको बताना है एक्सेप्शंस मैंडमस के लिए क्या क्या इशू, क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब किन लोगों के खिलाफ या किन सर्कमस्टांसेस में हम मैंडमस इशू नहीं करवा सकते हैं, राइट। सो आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट बॉक्स में यही लिखना है, एक्सेप्शंस कौन सी एग्जिस्ट करती हैं रिलेटेड टू मैंडमस। क्लैरिटी है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछा गया है विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है कौन सा अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है। 24th, 42nd, 44th और 52nd अमेंडमेंट। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बहुत ही सिंपल है, इट इज द 42nd अमेंडमेंट। देखिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई थी। सो उनको अनडू करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए 44th अमेंडमेंट आपको देखने को मिलती है। एंड 52nd अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ये किसके लिए, एंटी डिफेक्शन के लिए लाया गया था। नाउ आपके लिए होमवर्क है, आपने सिंपली कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन सी मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी, ठीक है। आपको सिर्फ गूगल आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी छोटी छोटी, अगर जब आप क्यूरियस होते हैं, जब आप चीजें देखेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ टीडियस क्वेश्चन कब बनेगा, टफ क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपसे बोल दिया जाएगा कि हाँ 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और कहा जाएगा 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस, क्या क्या अमेंड किया गया था। नाउ सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, आपको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, दैट यू नीड टू नो। तभी उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस थे। यू जस्ट हैव टू रीड इट, एंड जो मेजर अमेंडमेंट्स आपको लगती हैं कि ये तो याद करना बनता ही है, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी से दिस इज हाउ यू लर्न, राइट। सो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, दैट इज एसेंशियल, दैट यू नीड टू रीड। डन, क्लैरिटी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Who among the following presides over a joint sitting of the two houses of the parliament? आपके पास ऑप्शंस हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए जब हम जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं, ये कौन सा आर्टिकल एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 108, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन दी रखी है। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है, मान लो कोई डेडलॉक हो जाता है बिल के रिगार्डिंग, स्पेशली ऑर्डिनरी बिल्स में आपको जॉइंट सिटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग कहाँ नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं हो सकती, मनी बिल्स में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में अगर कोई डेडलॉक एग्जिस्ट करता है तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रिसाइड कौन करता है, ये क्वेश्चन है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए।
ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है, इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, जब जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की, उसको प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। आर्टिकल नंबर याद रखना है, आर्टिकल नंबर आपको देखने को मिलता है, इट इज 108, राइट। और बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट। बुलाते प्रेसिडेंट हैं, लेकिन यहां पर प्रिसाइड कौन करता है? इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। डन, क्लैरिटी है। सो आज के 10 क्वेश्चंस जो हमने अटेम्प्ट किए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, जो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा है, प्लीज डू रीड इट एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।